अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। आवाज आ रही है? सर कट कट कर आ रही है। अभी आ रही है? जी अब क्लियर है। अच्छा ठीक है। लास्ट हमने क्या पढ़ा था इकोनॉमिक में, लास्ट क्लास में? हमने लास्ट क्लास में भी हमने यही टॉपिक पढ़ा था। एक तो मार्केट इक्विलिब्रियम पढ़ा था, ठीक है, ये वाला ये वाला मार्केट इक्विलिब्रियम पढ़ा था, और इसकी डेफिनेशन हमने सिंपल डेफिनेशन ये कही थी, ठीक है। और उसके बाद मैंने एक आपसे शेड्यूल बनवाया था, आपने टेस्ट मुझे सेंड नहीं किया अभी तक, ठीक है। एक शेड्यूल बनवाया था और ये वाला डायग्राम हमने एक्सप्लेन किया था, सही है। इसके अलावा हमने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड किया था। कुछ एडवांटेजेस एक्सप्लेन किए थे, उसके बाद हमने कहा कि कुछ डिसएडवांटेजेस भी, ठीक है। तीन डिसएडवांटेजेस हमने डिस्कस की थी, ठीक है बेटा। यहाँ पे कोई मसला है तो बता दें। नहीं सर क्लियर है। आज वही सेम टॉपिक थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन और कर रहा हूँ ताकि आप पेपर में लिख सकें। क्या लिखा हुआ है? डिटरमाइन मार्केट प्राइस या मार्केट इक्विलिब्रियम, ठीक है। दो तरह से सवाल आ सकता है आपको, डिफाइन मार्केट प्राइस या मार्केट इक्विलिब्रियम को डिफाइन करना, इन शॉर्ट आ जाएगा ये। अच्छा, इसका आंसर क्या है? द मार्केट प्राइस इज द कांस्टेंट प्राइस एट विच गुड्स और सर्विसेज कैन बी परचेज्ड और बॉट। परचेज करना या बॉट करना एक ही बात होती है। और सोल्ड। द मार्केट प्राइस सर डिटरमाइन। आप किधर हैं? जी? यहाँ पर तो वो कोई दूसरा हेडिंग है। क्या है? यहाँ पर डिपेंडेंस ऑन द अदर कंट्री है। नहीं बेटा, ये पेज नंबर कौन सा शो हो रहा है आपका? 20, पेज नंबर 20 नजर आ रहा है आपको? नहीं अच्छा, 20 नहीं आ रहा। अभी आ रहा है बेटा? सर नहीं वही पेज है। वही पेज है। अब कोई चेंज हुआ? नहीं अब देख लें। सर नहीं अभी भी वही है। पेज जा रहे हैं। अभी भी सेम आ रहे हैं, क्या चेंज हुआ है? सर वही सेम आ रहा है। मैंने आपको सेंड किया है। ओके, मैं देखता हूँ। अब कौन सा पेज है? अब चेंज हो गया। ठीक है, तो यही पेज, आप इसको देख लें। जी बेटा, अभी जो है वो क्या टॉपिक आ रहा है? सर मार्केट इक्विलिब्रियम। डिटरमाइन मार्केट प्राइसेस एंड मार्केट इक्विलिब्रियम, यही वाला पॉइंट है। जी सर। ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन हम एक्सप्लेन कर रहे थे, पहले भी ये डिफाइन किया था मैंने, अभी थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ। द मार्केट प्राइस इज द कांस्टेंट प्राइस। मार्केट प्राइस क्या होती है? कांस्टेंट होती है, ठीक है, फिक्स होती है, जिसके ऊपर एट विच गुड्स और सर्विसेज, सर्विसेज हो या गुड्स हो, कैन भी परचेज परचेज किए जाते हैं या बॉट किए जाते हैं। ये दोनों चीजें सेम है, ठीक है। बॉट करना या परचेज करना या सोल्ड करना। अब सोल्ड बेचता कौन है? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर। और बॉट या परचेज कौन करता है? बायर या कंज्यूमर, ठीक है।
तो द मार्केट प्राइस डिटरमाइंड बाय द फोर्सेज ऑफ मार्केट। अब मार्केट के फोर्सेज कौन से होते हैं, हमने ब्रैकेट में लिखा कि सप्लाई और डिमांड क्या होते हैं, मार्केट के फोर्सेज होते हैं। द प्राइस एट विच द क्वांटिटी सप्लाई इक्वल टू क्वांटिटी डिमांड इज कॉल्ड मार्केट प्राइस। इसको क्या कहते हैं हम, मार्केट प्राइस। हमने कहा कि मार्केट फोर्सेस की वजह से, आपकी सप्लाई और डिमांड की वजह से मार्केट की प्राइस एक सेट होती है जिसके ऊपर क्वांटिटी सप्लाई और क्वांटिटी डिमांड क्या हो, इक्वल हो। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, मार्केट प्राइस या मार्केट इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब है डिटरमाइन मार्केट प्राइस, डिटरमाइन कौन करता है, मार्केट फोर्सेस करते हैं। मार्केट फोर्सेस कौन कौन से होते हैं, सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है। यहाँ पे भी हमने लिखा है कि फोर्सेज ऑफ मार्केट, फोर्सेज ऑफ मार्केट का मतलब है सप्लाई और डिमांड, आपके दोनों फोर्सेज होंगे मार्केट के। ठीक है बेटा। यहाँ पे इक्वेशन में हमने लिखा कि एक प्राइस पे जहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई इक्वल किसके हो, क्वांटिटी डिमांड को, इस चीज को हम क्या कहते हैं, मार्केट प्राइस या मार्केट इक्विलिब्रियम। ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है प्राइस का। प्राइस आपके पास पी से शो हो रही है। प्राइसेस क्या है, फर्स्ट में आपके पास 80 है, 70 है, 60 है, 50, 40, 30, 20, 10, 0 है। तो 80 पे सप्लायर ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, चीजों को सप्लाई करेगा, क्योंकि प्रॉफिट उसको ज्यादा मिलेगा। तो 2000 उसने सप्लाई किया है, लेकिन डिमांड क्या है, 0 डिमांड है। ठीक है बेटा। फिर 70 प्राइस आ गई, तो 70 पे सप्लायर क्या करेगा, 100, 800। 70 पे कम करेगा सप्लाई। ठीक है। और बायर क्या है, थोड़ा सा बाय करेंगे, 200 बाय कर रहे हैं। इसी तरह से प्राइस और कम हो रही है तो सप्लायर और कम सप्लाई कर रहा है, लेकिन डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसी तरह से 50 पे, फिर 40 पे, 30 पे। 30 ऐसा पॉइंट है जहां पे क्या हो रहा है, सप्लाई और डिमांड आपकी बराबर हो रही है। इस पॉइंट को हम मार्केट इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है। फिर इसी तरह से 20 पे इक्विलिब्रियम नहीं है, यहाँ पे 800 है, यहाँ पे 1200 है, 10 पे 600 है, 1400 है। जीरो प्राइस पे सप्लायर 400 जो है वो प्राइस, यानी कि जीरो पॉइंट को आप छोड़ दें। ठीक है। जीरो प्राइस होती ही नहीं है तो जीरो को हम छोड़ दें, हम 10 तक कर देंगे। ठीक है। तो 10 पे भी इक्विलिब्रियम नहीं है, बराबर नहीं है। 20 पे बराबर नहीं है, किस पॉइंट पे बराबर है, वह 30 पर। दोनों चीजें बराबर हैं। ठीक है। तो इस तरह से जब भी प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांड क्या होती है, सॉरी क्वांटिटी सप्लाई क्या होती है, बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। तो यही फॉलो हो रहा है पूरे टेबल में अगर आप देखेंगे। और जब भी प्राइस गिरती है, कम होती है, तो क्वांटिटी डिमांड क्या होती है, बढ़ कम जाती है। क्वांटिटी वो डिमांड। कम हो जाती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांड क्या होती है, आपकी बढ़ जाती है। ठीक है। सही है बेटा। तो इसके ठीक है। अंदर क्या लिखा हुआ है, आपको डायग्राम में क्या शो हो रहा है, ग्राफ में, प्राइस यस। equilibrium where P price is equals to 30 and quantity demand is equals to 100,000. हाँ, इक्विलिब्रियम कहाँ पर, Quantity is equal to 1000. यहाँ पे लिखा हुआ है इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे है, जहाँ पे प्राइस आपकी 30 है, क्वांटिटी आपकी 100 है। क्वांटिटी इन फॉर्म ऑफ सप्लाई और डिमांड, दोनों की क्वांटिटी क्या होगी, बराबर होगी, जो यहाँ पर आपको गिवन है। यहाँ पे 1000 है और क्वांटिटी सप्लाई भी आपकी 1000 है। तो ये पॉइंट दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्या इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सप्लाई का कर्व भी और डिमांड का कर्व भी। तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, एरो देके हम लिखेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम। ठीक है। वाई पे हम प्राइस को शो करेंगे और एक्स पे हम क्वांटिटी को शो करेंगे, और यहाँ पे 1000 लिखेंगे और यहाँ पे 30 लिखेंगे, बराबर में आप भले पी लिखें। ठीक है। तो ये आपका डायग्राम कंप्लीट बनेगा मार्केट इक्विलिब्रियम का। अच्छा, इसकी एक्सप्लेनेशन हमें लिखनी है। अब एक्सप्लेनेशन हम जितनी भी बढ़ा के लिखें वो बढ़ सकती है। above graph shows the relationship price with the demand and with the supply। ऊपर वाला ग्राफ हमें क्या बता रहा है, रिलेशनशिप बता रहा है किस चीज का, प्राइस का विद द डिमांड और सप्लाई के साथ। मार्केट प्राइस डिटरमाइन वेयर द डिमांड कर्व इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट का मतलब होता है ये वाला, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, विद द सप्लाई कर्व एट द प्राइस ऑफ 30। कितने की प्राइस है, प्राइस 30 की है, 30। सप्लाई और डिमांड कितनी हो रही है,
1000। इस नो पॉइंट को सर। हम मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट कहेंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है बेटा। ये सवाल आ सकता है इन लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में ज्यादातर आता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सवाल है। टेबल बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, छोटी सी एक्सप्लेनेशन करेंगे तो हमारे पूरे नंबर आ जाएंगे। इसमें कोई मसला है तो बता दें। पहले हम ये डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, सर, ठीक क्लियर है। है। डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद ग्राफ आ जाएगा, ग्राफ के बाद टेबल आ जाएगा। या आप पहले टेबल बनाएं, बाद में ग्राफ बनाएं, उसके बाद छोटी सी एक्सप्लेनेशन करें, ठीक है। इसमें कोई मसला है तो बता दें। नहीं सर, क्लियर है। अच्छा, आगे वाला देखें। कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इसमें आपको शॉर्ट में डिफरेंशिएट के सवाल देगा कि एक चीज को दूसरी चीज से डिफरेंशिएट करें। डिफरेंशिएट का मतलब होता है अलग करें, मतलब दोनों के पॉइंट्स अलग अलग रखें, ठीक है। अब जीडीपी हमने पहले भी डिस्कस किया था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब होता है कंट्री विद इन अ टाइम पीरियड, यानी कि एक साल के अंदर कितनी चीजों की क्वांटिटी बना रही है और उन चीजों की प्राइस क्या होगी। फॉर एग्जांपल हाँ हम सर। 10 चेयर्स बना रहे हैं, 2000 एक चेयर की प्राइस है, तो हमारी जीडीपी कितनी बनेगी? एक दफा दोबारा बोलिएगा। ये वाला सॉल्व करेंगे, क्या बनेगा इसका आंसर? इसका बनेगा 20,000, ठीक है। इसका मतलब है जीडीपी हमारी कितनी बनेगी? 20,000। 20,000, ठीक है। इसका मतलब जीडीपी का मतलब क्या होता है कि हम जो भी चीजें बना रहे हैं कंट्री के अंदर एक साल के अंदर, उनकी वैल्यू कितनी है, ठीक है। आपने कहा कि हम 10 चेयर्स बना रहे हैं टोटल कंट्री के अंदर, तो 10 चेयर की एक की प्राइस क्या है? 2,000 है। टोटल आपकी जीडीपी वैल्यू क्या बनेगी? 20,000 रुपए। तो आपकी जीडीपी कंट्री की क्या बनेगी? 20,000। जितनी जीडीपी ज्यादा होगी उतनी उतना जो कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बढ़ जाएगी, वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन देखें। इज द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर कैलकुलेटेड एट द मार्केट प्राइस कॉल्ड जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, क्वेश्चन मार्क आपको हटाना है। क्या कह रहे हैं कि जितनी भी गुड्स या सर्विसेज आप प्रोड्यूस कर रहे हैं विद इन कंट्री के अंदर, कितने टाइम पीरियड के लिए? एक साल के अंदर। जीडीपी हम नॉर्मली हम एक साल की देखते हैं, और वो कैलकुलेट हम किस पे करते हैं? मार्केट प्राइस के ऊपर, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ये छोटी सी डेफिनेशन आपकी बन जाएगी, 2 से 3 नंबर्स आ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होते हैं, ये भी नेशनल इनकम को शो करता है। इज द टोटल मेजर ऑफ द फ्लोज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट अ मार्केट वैल्यू रिजल्टिंग फ्रॉम करंट प्रोडक्शन ड्यूरिंग अ ईयर इन अ कंट्री इंक्लूडिंग नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसके अंदर हम अपने गुड्स भी देखते हैं, सामान हमने कितना बनाया, और बाहर से हमारे पास पैसे कितने आए, इनकम कितनी आई। फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए की हमने चीजें कंट्री में बनाई है, 10 रुपए बाहर से लोग जो है कमा के भेज रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? ये 20। ये 20 क्या कहलाएगा? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है बेटा। जी सर। अच्छा, थर्ड है हमारा पर्सनल इनकम, पीआई जिसको बोलते हैं। शॉर्ट में आपको पीआई दे सकता है, वरना पर्सनल इनकम दे देगा। पर्सनल इनकम क्या होती है? इज द टोटल इनकम रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल ऑफ अ कंट्री फ्रॉम ऑल सोर्सेज ऑफ बिफोर पेमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इन 1 ईयर। इसको क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या कह रहा है कि एक बंदा जितना भी कमा रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपकी जो इनकम है वो 10,000 है। अब इसमें से टैक्स से पहले पहले जो आप रिसीव कर रहे हैं ना, ये आपकी क्या कहलाएगी? पर्सनल इनकम। ये आपकी पीआई कहलाएगी। आप जॉब कर रही हैं, जहां जहां जॉब कर रही हैं, जो जो आपको इनकम आ रही है, वो इनकम क्या कहलाएगी? आपकी पर्सनल इनकम। टैक्स से पहले पहले, टैक्स आपने फॉर एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है, ठीक है बेटा। पर्सनल इनकम समझ आ रही है? जी सर, आ गई। अच्छा, अब हमारे पास है एक और शॉर्ट जो डेफिनेशन, डीपीआई, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। यहाँ पे हम लिखेंगे पर्सनल। डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम क्या होती है? सेम डेफिनेशन है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। डीपीआई क्या होती है? इज द पार्ट ऑफ पर्सनल इनकम का क्या होता है? एक पार्ट होता है, हिस्सा होता है, which is actually available to individual after paying direct tax is called disposable personal income। आपने कहा कि मैं 10,000 रुपये कमाती हूँ, ठीक है। 10,000 से मैं जो है वो 2,000 रुपये क्या दे रहा हूँ? टैक्स दे रहा हूँ। तो आपके पास 8,000 रुपये बन जाएंगे, बच जाएंगे। और ये 8,000 आपके क्या कहलाएंगे? डीपीआई, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम कहलाएगी।
ठीक है। और ये 10,000 जो आपको रिसीव हो रहे हैं टैक्स से पहले पहले, ये आपका टैक्स है। ठीक है। ये जो हम रिसीव कर रहे हैं ये क्या कहलाएगा? डिस्पोजेबल नहीं, पर्सनल इनकम। ये पर्सनल इनकम कहलाएगा। ये आपकी पीआई है, पर्सनल इनकम। इसमें से जो आपने टैक्स माइनस किया, टैक्स गवर्नमेंट को दे दिया, जो रिमेनिंग डिस्पोजेबल होगा, यानी कि आप जहां जो यूज कर सकते हैं, वो आपके पास कितने अब रह गए? 8,000। तो 8,000 आपके क्या कहलाएंगे? डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। डिस्पोजेबल वर्ड का मतलब क्या होता है कि वो इनकम जो आप आगे यूज कर सकती हैं, यानी कि आप कोई चीज परचेज कर सकते हैं। ठीक है। तो डीपीआई का यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, डीपीआई डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम माइनस, सॉरी, इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स। डीपीआई क्या होगा? यही फार्मूला। अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं और 10,000 में से आप 1,000 रुपया टैक्स माइनस कर रहे हैं, तो आपके पास क्या बच जाएगा? 9,000। 9,000 आपका क्या कहलाएगा? 9,000 आपका डीपीआई डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम कहलाएगा। ये बात समझ आ रही है बेटा? जी सर, आ रही है। ठीक है। क्या होता है पर्सनल इनकम और डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, दोनों में क्या डिफरेंस है? पर्सनल इनकम हमारी होती है और डिस्पोजेबल इनकम वो होती है जो हम आगे यूज कर सकें। उसमें से क्या माइनस होता है? टैक्स। Yes। अगर आपकी सैलरी 10,000 रुपए है, 10,000 रुपये आपको मिल रही है, तो इसका मतलब पर्सनल इनकम आपकी कितनी हो गई? 10,000 रुपये। अगर उस 10,000 में से बाद में हम टैक्सेस माइनस कर देते हैं 2,000, तो अब आपके पास कितने रह गए? 8,000। 8,000। पहले वाले जो 10,000 आपको मिल रहे थे वो क्या कहलाएंगे? पर्सनल इनकम। और जो 2,000 माइनस हो रहे हैं, माइनस होके 8,000 आपकी जेब में जा रहे हैं, वो क्या कहलाएगा? डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। दोनों में छोटा सा डिफरेंस है। ठीक है। आफ्टर टैक्स जो होता है, डायरेक्ट टैक्स के बाद जो बच जाएगा वो डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। और टैक्स से पहले वाला क्या कहलाएगा? पर्सनल इनकम। ठीक है बेटा। पर कैपिटा इनकम, पर का मतलब होता है एक बंदे की कैपिटा इनकम, टोटल इनकम क्या है। ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन है, इज द टोटल नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इज डिवाइडेड बाय इट्स पॉपुलेशन। पर कैपिटा मेजर स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ अ कंट्री। फॉर एग्जाम्पल, 50,000 जो है वो कंट्री की क्या है? नेशनल इनकम है, कमाई है। और 50,000 लोग रहते हैं कंट्री के अंदर। एक बंदे के पास कितने पैसे जाएंगे पर कैपिटा? पर पर्सन कितने रुपए बनेंगे एक बंदे के पैसे? फिर 5,000 1 रुपया। एक बंदे को देने। 1 रुपीज। 50,000 इनकम है, नेशनल इनकम पाकिस्तान की इनकम। 50,000 लोग रहते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो एक बंदे को 1 रुपया जाएगा। तो इसका मतलब है हर बंदा कितना कमा रहा है? 1 रुपया कमा रहा है। 50,000 लोग कितना कमाएंगे? 50,000 रुपए। ठीक है। 50,000 रुपीज कमा रहे हैं और 50,000 लोग हैं, तो डिवाइड जब करेंगे तो 1 रुपया एक बंदे को जाएगा। तो पर कैपिटा इनकम, एक बंदे की इनकम कितनी होगी? 1 रुपया। तो ये चीज क्या शो एक करती है? रुपया मेजर करती है लिविंग स्टैंडर्ड, रहने रहन सहन, कि आपके आपका रहन सहन किस तरह का होगा। अगर मैं ये कहूँ कि फॉर एग्जाम्पल एक एक कंट्री के अंदर 1,000 पर पर्सन कमा रहा है और दूसरी कंट्री के अंदर 1 लाख बंदा कमा रहा है, तो किसका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा? ए का या बी का? 1 लाख। 1 बी लाख का। वाले का। क्यों? क्यों? पर कैपिटा इनकम, यानी कि एक बंदे की इनकम कंट्री ए में बी बंदे की अच्छी है, इनकम अच्छी है, तो उसका लिविंग स्टैंडर्ड भी अच्छा होगा। और दूसरी कंट्री के अंदर ए बंदा जो है 1,000 पर पर्सन उसको मिल रहा है, यानी कि एक बंदे की इनकम जो है 1,000 है, तो वो क्या यूज करेगा, क्या लिविंग स्टैंडर्ड होगा उसका? ठीक है। तो पर कैपिटा इनकम किस चीज को मेजर करती है? लिविंग स्टैंडर्ड को चेक करती है कि लिविंग स्टैंडर्ड किस तरह का होगा। तो इसका मतलब ये है कि पर कैपिटा या पर कैपिटा इनकम जो है, जितनी ज्यादा होगी उतना लिविंग स्टैंडर्ड क्या होगा? अच्छा अच्छा होगा। होगा। ठीक है। जितनी पर कैपिटा इनकम कम होगी, इसका मतलब है लिविंग स्टैंडर्ड क्या होगा? कम अच्छा होगा। कम। कम होगा। अच्छा नहीं होगा। कम होगी इनकम, तो लिविंग स्टैंडर्ड कम होगा।
और अच्छी इनकम होगी तो इसका मतलब लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा। अच्छा, इसका जो फार्मूला है वो फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला भी हम लिख सकते हैं। फार्मूला यहाँ पे है कि टोटल इनकम या नेशनल इनकम, मुझे नहीं पता, मैं नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय, से डिवाइड होगी टोटल पॉपुलेशन से। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? पर कैपिटा इनकम आ जाएगी। ठीक है, पर को इस तरह से भी लिखते हैं, स्लेश से भी, या ऐसे लिखेंगे पर कैपिटा इनकम। ठीक है बेटा। जी सर। अच्छा, इन दोनों सवालों में से कोई भी आपको क्वेश्चन है तो पूछ लें। नहीं सर, क्लियर है। ठीक है, कल मैं एक और क्लास लूंगा, अकाउंट्स की लूंगा कल में। ठीक है, ये तकरीबन आपका इकोनॉमिक के जो है ना वो सवाल तकरीबन हो गए हैं। और इसके जो पास्ट पेपर के सवाल हैं या इम्पोर्टेंट सवाल हैं वो मैं आपको अभी सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, उनको रिवाइज कर लीजिएगा, मुझे टेस्ट कीजिएगा। जी। ठीक है। जी ओके। सर। ओके, अल्लाह हाफिज।